बंगाल में सियासी हलचल तेज हो गई है। दीदी यानी ममता बनर्जी के हाथों से पहले बंगाल की सत्ता गई और अब उनके हाथ से उन्हीं की पार्टी छूटती हुई नजर आ रही है। टीएमसी में बगावती सुर तेज हो गए हैं। पार्टी के विधायक बैठकों में शामिल नहीं हुए। थोड़ी देर पहले जब ममता सड़कों पर उतरी तब भी उनके साथ कई विधायक नजर नहीं आए। और तो और पार्टी से निष्कासित नेता रिजू दत्ता ने दावा कर दिया है कि हमारे साथ 50 से ज्यादा विधायक हैं जो खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार पूरे तरीके से गरमाया हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दीदी के हाथ से पहले बंगाल गया, अब पार्टी भी जाएगी, क्योंकि दीदी का भतीजा मोह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और यही सबसे बड़ी विवाद की जड़ है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल की सत्ता से बाहर होते ही ममता बनर्जी के सामने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बिखरने से बचाने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जैसे ही सत्ता बदली, वैसे ही दीदी यानी ममता बनर्जी की सियासत का रंग उतरने लगा। एक तरफ जहां टीएमसी नेता लगातार हमले झेल रहे हैं, तो वहीं टीएमसी में ममता बनर्जी अकेली पड़ती जा रही है। पार्टी में अंदरूनी रार और कला खुलकर सामने आ गई है, तो वहीं टीएमसी को टूट से बचाने का संकट भी खड़ा हो गया है। अस्तित्व और सियासी साख बचाने में जुटी टीएमसी के 2 टीएमसी विधायक निकाले गए। मीटिंग में विधायक नादारत रहे। इस बीच पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस के 2 विधायक ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन शाह ने चिट्ठी लिखा था स्पीकर को कि उनका साइन फॉर्ज किया है, साइन फॉर्जरी हुआ है, और ये सुनने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इन 2 विधायकों को एक्सपेल कर दिया। उसके बाद क्योंकि मैंने भी तृणमूल कांग्रेस किया बहुत साल, मेरे पास ये खबर आया कि, और कुणाल घोष जी जो तृणमूल के विधायक है उन्होंने भी प्रेस में बोला ये कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में टीएमसी में मचे इस घमासान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी में अंदरूनी कला और नेताओं पर हमलों के बीच पार्टी संकट में है। ममता ने टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों के विरोध में सड़क पर उतरने का फैसला किया है। उन्होंने कोलकाता की रानी रासमणी एवेन्यू के वाई चैनल पर धरना दिया। देखा जाए तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की सियासत की शुरुआत ही सड़क से हुई थी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलनों के जरिए सड़क पर उतरकर उन्होंने 34 साल के वामपंथी किले को ढहाया था। लेकिन 1.5 दशक तक सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी की सियासत एक बार फिर सड़क पर आ गई है। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले से टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। कुल मिलाकर टीएमसी में खेला होने की संभावनाएं पूरी तरीके से नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बड़ी संकट में है ममता बनर्जी। पहले सत्ता हाथ से गई और अब उसके बाद पार्टी भी इधर उधर फैलती नजर आ रही है और वो भी हाथ से जाती हुई, फिसलती हुई नजर आ रही है। चर्चा इसी पर आकाश चंडालिया संपादक हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका मैं रुख करूंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। और सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले सत्ता गई जो उन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि पूरे डंके की चोट पर टीएमसी पहले तो ये कह रही थी, ममता बनर्जी कह रही थी कि भाई हम ही आ रहे हैं। जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन तक भी उन्होंने यही कहा, लेकिन सत्ता गई। अब टीएमसी में जो टूट फूट नजर आ रही है, क्या आपका रिएक्शन है इस पर? श्रद्धा, चुनाव के पहले तक ममता बनर्जी 230 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन उनके दावों का बैलून जो है वो उसी समय फूट गया। और जब से चुनाव के परिणाम निकले उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। उनका अहंकार बदस्तूर जारी रहा। रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। चुनाव हार जाने के बाद उनकी पार्टी में भगदड़ इसलिए मची हुई है क्योंकि इस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है।
अगर किसी भी पार्टी की कोई विचारधारा होती है तो लोग जुड़े रहते हैं। आपको पता है कि 2011 के पहले 34 वर्षों तक वामपंथियों ने यहाँ पर शासन किया, शासन चला गया, लेकिन उसके बावजूद वामपंथियों में कहीं कोई भगदड़ नहीं मची। इस पार्टी की भगदड़ मचने का एकमात्र कारण यह है कि ममता बनर्जी ने 15 वर्षों तक सिर्फ हिंसा की राजनीति की, भ्रष्टाचार का शासन हुआ और तुष्टीकरण के बल पर 15 वर्षों तक इनका शासन रहा। अब इसकी जब पोल खुल गई और जनता ने यह समझ लिया, आपको याद होगा ममता बनर्जी का वो चुनावी भाषण जब उन्होंने कहा था कि मैं हूं तब तक मेरी सरकार है, तब तक बंगाल की जनता सुरक्षित है, अन्यथा एक वर्ग चाहे तो 1 मिनट के अंदर में पूरे बंगाल को तबाह कर सकता है। ऐसे दम्भ भरे दावे आप जानते हैं कि ये लोग स्वीकार नहीं करते और चुनाव में जनता ने इसको साबित करके दिखला दिया। ममता बनर्जी हार पचा नहीं पा रही है और जैसा कि आपने अभी पूरी आज की जो ब्रीफिंग आपने दिखाई है शुरुआत के भूमिका में, आज ममता बनर्जी पहली बार लगभग परिणाम आने के 1 महीने का समय लगभग होने चला है। आज वो कलकत्ता का जो हार्ट ऑफ द सिटी है धर्मतल्ला वाई चैनल, वहां पर उन्होंने एक राजनीतिक प्रदर्शन का एक कार्यक्रम लिया अभिषेक बनर्जी पर जो हमले हुए या जो कुछ भी था। आपको पता है कि इनके लोकसभा और राज्यसभा में 42 सांसद हैं और 80 विधायक हैं। 80 में से 2 को कल इन्होंने निकाल दिया था, तो 78 भी अगर माने, 42 सांसद और 78 विधायक, उनमें से सिर्फ 6 एमपी उपस्थित हुए और 6-7 जो है वो एमएलए उपस्थित हुए हैं। लोगों की भीड़ नहीं थी, लोग समझ चुके हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि ममता बनर्जी के दावों की पोल खुल चुकी है। और देखिए, एक हिंदी में एक कहावत है कि माया महा ठगनी हम जानी। इस बात को, इस मुहावरे को पूरी दुनिया समझती है, लेकिन ममता बनर्जी का जो भतीजे के प्रति जो मोह है वो गया नहीं है। बिल्कुल सर, ये बात सामने आ रही है कि भतीजे के प्रति जो मोह है उनका वो नहीं गया, और कहीं ना कहीं जो अब टूट-फूट की खबर आ रही है वो भी उसमें एक अभिषेक बनर्जी जो मेन उसमें माने जा रहे हैं कि भाई उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ कि एक गुरूर आपने अक्सर ममता बनर्जी में देखा होगा, एक अहम, और देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो अहम और दूसरी तरफ उनकी वो चिड़चिड़ाहट, जिस तरह से वो खींचती हुई नजर आती हैं बार बार। इलेक्शन से पहले सीबीआई चले जाए तो वो चिड़चिड़ा जाती हैं, एसआईआर हो जाए तो वो चिड़चिड़ा जाती हैं, अब फिर हार जाए तो फिर कहती हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मतलब सारी चीज़ें पता होने के बाद, आप मुख्यमंत्री रही हैं, आपको पूरा जितना भी संविधान है वो पता होगा, आपको पूरी कानूनी चीज़ें पता होंगी, लेकिन उसके बाद भी उनकी वो खींच जो है वो बार बार नज़र आती है। क्या इसको ऐसा समझा जाए कि ममता बनर्जी को पता है पार्टी में अंदरूनी क्या हालात हैं? इलेक्शन के समय भी उनको पता था, एसआईआर हुआ, उनको पता था कि घुसपैठिए जो हैं अब इनको हटाने का काम होगा और एसआईआर में इनका नाम कट जाएगा तो मुझे इसका खमियाजा भुगतना होगा। मतलब अंदरूनी उनको सारी चीजें पता हैं, इसीलिए खींच और चिड़चिड़ाहट बार बार देखते हैं। देखिए श्रद्धा, ममता बनर्जी की जो खींच है और जो चिड़चिड़ाहट है उसका तो पूरा वो जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं, उनकी पार्टी भी जानती है, बाहर के लोग भी जानते हैं। आपको याद होगा कि आज से 6-7 वर्ष पहले जब ममता बनर्जी अपने काफिले को लेकर के किसी प्रोग्राम में जा रही थी और रास्ते में कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए, ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से उतर जाती हैं और इतना खींचती हैं और जय श्री राम के नारे पर उनकी टिप्पणी होती है कि मुझे गालियां दी गई। ये एक प्रकार की उनकी खींच थी। और प्रशासनिक बैठकों में भी आपने देखा होगा, ममता बनर्जी अक्सर मुख्यमंत्री की हैसियत से अलग अलग जिलों में जाती थी और प्रशासनिक बैठकें करती थी, जिसमें आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, उनकी पार्टी के एमएलए, एमपी, काउंसिलर्स वगैरह लोग रहा करते थे। आए दिन उनकी खींच सामने आती थी और भरी मीटिंग्स के अंदर में हर आदमी को उनकी बातों का शिकार होना पड़ता था, जलील होना पड़ता था। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो मजबूरी हो सकती है क्योंकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा आईएएस ऑफिसर है, जो ब्यूरोक्रेट है, उनका भी भरी सभाओं में अपमान करना ये ममता बनर्जी का चरित्र रहा है, उनका एक आदत रही है। और दूसरी बात ये कि आपको पता होगा कि लोकसभा अभी जब विधानसभा के चुनाव के परिणाम आ गए, उसके बाद सबसे पहले बगावत की आवाज उनकी पार्टी की एक सांसद ने उठाई, जिनको ममता बनर्जी ने चीफ व्हिप के पद से हटा दिया था। वो थी डॉक्टर काकोली घोष दौस्तीदार, एक बहुत ही संभ्रांत परिवार से आती हैं। उनके वो लंबे समय से वो सांसद 12 की रही हैं, तृणमूल की लोकसभा में वो चीफ व्हिप भी रही हैं। और उनके जो मामा जी थे डॉक्टर गुरुदास दास गुप्ता, जो सीपीआई के वामपंथी के बहुत बड़े नेता थे, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे घराने से आती हैं। उन्होंने ये शिकायत की, मैं ममता बनर्जी को कई वर्षों से टेलीफोन पर बात करने की कोशिश करती हूँ, वे हमसे बात तक नहीं करती। अगर लोकसभा की चीफ व्हिप की अगर ये शिकायत है तो साधारण कार्यकर्ताओं की क्या गति होगी, आप समझ सकते हैं। सर आप जो बात कह रहे हैं, सर्वदलीय बैठक हो उससे उठकर चले जाती थी कि मुझे इस बैठक में नहीं बैठना है।
आप इंडी गठबंधन, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? इंडी गठबंधन में भी वो पीछे पीछे रही, उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने अलग से प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे। तो ये जो सारी चीजें हैं, मतलब एक जो अहम की मैं बात कर रही हूँ ना कि अपनी भगवान है वाली फीलिंग वो दिखाई देती थी, वो उनके एटीट्यूड में दिखाई देती थी, और अब वो हो नहीं पाएगा। सत्ता चली गई है हाथ से, और ये बात टीएमसी के लोग भी समझने लग गए हैं, क्योंकि जो गुंडागर्दी टीएमसी की रहती थी, जो सब बताते हैं लोग वहां के बताते हैं, भारत एक्सप्रेस भी ग्राउंड जीरो पर गया था तो लोगों ने कहा कि कितना परेशान रहते थे, वो हो नहीं पाएगा। और उसका नतीजा अभिषेक बैनर्जी पर हमले के तौर पर हम समझ सकते हैं कि लोगों में कितनी नफरत भर गई थी। श्रद्धा, देखिए, इसके थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो मैं आपको याद दिलाऊं कि तृणमूल की स्थापना जब हुई थी तो उसमें पश्चिम बंगाल कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता थे अजीत पांजा। बहुत बड़े बैरिस्टर, बहुत बड़े सॉलिसिटर थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे वो। वे तृणमूल पार्टी में ममता बनर्जी के, कांग्रेस छोड़ करके ममता के साथ में आए और ममता बनर्जी की पार्टी के चेयरपर्सन बने, चेयरमैन बने। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी कुछ दिनों के बाद में चुनाव आते हैं और ममता बनर्जी तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला करती हैं। अजीत पांजा जो स्वयं अपने आप में बड़े बैरिस्टर थे, उन्हें लगता है कि ये जाना उचित नहीं होगा, चुनाव हो गए, जब सारे जो प्रार्थी जीत गए उनको सर्टिफिकेट दे दिए गए तो ये काम करना उचित नहीं होगा। उन्होंने विरोध किया। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के चेयरमैन को पार्टी से निकाल दिया था। दूसरा उदाहरण, ममता बनर्जी की पार्टी जब केंद्र में एनडीए की गवर्नमेंट में, सरकार में थी, ममता बनर्जी की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, सांसद थे संसद में, बैरकपुर क्षेत्र से सांसद थे दिनेश त्रिवेदी, रेल मंत्री की हैसियत से वो सदन में बजट रखते हैं और बजट में उन्होंने थोड़ा सा किराया बढ़ाने का निर्णय लिया। बजट के हिसाब से आवश्यकताओं के अनुरूप उन्होंने निर्णय लिया। ममता बनर्जी को ये रास नहीं आया और बजट का सेशन जब रात को, शाम को खत्म होता है, वे अपने घर जाते हैं तो उन्हें तुरंत कह दिया जाता है कि अपने पद से आप इस्तीफा दे दीजिए। दो बड़े नेता, और तृणमूल पार्टी में ही नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मुकुल राय को आप अच्छी तरह जानती हैं, मुकुल राय को भी ममता बनर्जी ने हरा दिया था, ये हटा दिया था। ये बार बार ये चीजें चलती हैं। जब बड़े लोग नेताओं के साथ में ये सारी चीजें हो सकती हैं तो ये पार्टी के बारे में कहा जाता है इसमें एक ही पोस्ट है, वो है ममता बनर्जी का, बाकी सारे लैंप पोस्ट है, बाकी लोगों की कोई हैसियत नहीं है। अभी एक एसआईआर का आपने जिक्र किया। देखिए, एसआईआर का मुद्दा ममता बनर्जी जानती थी कि ये टोटल फर्जीवाड़ा उनकी पार्टी ने जो चलाया है 15 वर्षों में, जिसके बल पर वो चुनाव जीतती रही। मरे हुए लोगों के वोट डाल दिए जाते थे, लोगों को डरा दिया जाता था। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आते थे, उन लोगों के फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बना दिए जाते थे, वो इनके मतदाता होते थे। ममता बनर्जी को पता चल गया था कि इस बार एसआईआर में जब मतदाताओं का शुद्धिकरण हो जाएगा तो उनका वोट बैंक जो है वो फिसल जाएगा, और ऐसा हुआ भी। और यहाँ तक कि 27% से 30% के बीच जो अल्पसंख्यक आबादी है, जो ममता बनर्जी जिनको अपना वोट बैंक मानती थी, इस बार वो भी ममता बनर्जी से नाराज चल रही थी, उसने भी अपना हाथ खींच लिया था। इन सारे चीजों को अगर देखें तो ममता बनर्जी के हाथ से उनका अहंकार, उनकी जबरदस्ती हठधर्मिता, इन सारी चीजों की वजह से इसकी पार्टी का पतन हुआ। लेकिन पतन हुआ, सत्ता हाथ से गई, अकड़ जो है वो अभी भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज़ है ममता बनर्जी की अभी भी बरकरार। अब क्या पार्टी का होगा, मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर रीजनल पार्टी की हम बात करें तो रीजनल पार्टीज़ में देखा गया है, अब क्योंकि अब बीजेपी की वहाँ पर सत्ता है, तो आने वाले कुछ सालों तक ये जो बड़े राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि वापसी जो है वो बहुत मुश्किल है, और अब तो और मुश्किल होती जा रही है। सर, मैं आपसे आपका रुख करूंगी प्रकाश जी, लेकिन सुमित जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सुमित मेहरोत्रा नेता हैं टीएमसी के, उनसे भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है टीएमसी में। ये टीएमसी के जो लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम ही असली तृणमूल हैं, ममता बनर्जी के हाथ से पहले तो सत्ता चली गई, अब क्या वाकई में पार्टी भी फिसल रही है, पार्टी में दो फाड़ होती नजर आ रही है? मतलब ये तो बहुत ही बुरी स्थिति होगी पार्टी की, जिस तरह जो अभी कुछ देखने को मिल रहा है। श्रद्धा जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गेम महाराष्ट्र में करा था, उसी तरीके से बंगाल में करने के लिए इच्छुक है। वो ये चाहती है जितने भी विपक्षी दल हैं सब खत्म हो जाएं, केवल हम ही रहे पूरे देश में, हम ही लूट करें, हम ही सब कुछ करें। आज कोई भी जनता नीट पेपर के एग्जाम पेपर की कोई बात नहीं कर रहा है भाई, सब जगह हो रही समाप्त हो है। गए। सुमित जी, मैं आपको बताऊं, सब जगह बात हो रही है, पूरा उसको लेकर पूरा अपडेट दिया जा रहा है, सारी खबर बताई जा रही है। मुझे आप बंगाल की टीएमसी के बारे में बता दीजिए। नीट का तो एक अपडेट जो है हर चैनल
बता रहा है कि क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई। टीएमसी में क्या हो रहा है, क्यों ये स्थिति आ गई है? इसके लिए सिर्फ बीजेपी को ही जिम्मेदार मानेंगे या पार्टी के अंदर खाने में जो कुछ हुआ वो जिम्मेदार नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये सब चीज चलती हैं, जिनके पास सीबीआईडी का डंडा होता है वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं कि हम ही टीएमसी के हैं, हमारे पास सिंबल है। ये 4 तारीख से पहले नहीं हुआ, ये अब हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का गेम है, जिसमें शायद मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में तो आपने कर लिया था, यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। कोई कितना जोर लगा ले, जो चीज ममता बनर्जी के पास है, ममता बनर्जी ने खड़ी करी है, वो ममता बनर्जी की है। आज भी अगर टीएमसी है तो ममता बनर्जी के नाम से है। मैं कहता हूँ सिंबल ले लो, सिंबल ले लो, सिंबल से कोई वो नहीं है। लोगों को ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी के नाम से लोगों वोट को पड़ता ममता है। बनर्जी आज भी। चाहिए होती तो ये सिंबल ले। नतीजे थोड़ी आते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी आपसे बातचीत हुई थी जब इलेक्शंस चल रहे थे, शायद पहले फेज के बाद भी मेरी आपसे बात हुई थी। तब भी आपने कहा कि हम लोग आ रहे हैं, पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं, लेकिन नतीजे देखिए ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे आए और उसके बाद इस पर विश्लेषण भी हुआ कि क्यों हुआ। एक चीज बताइए श्रद्धा जी, जो घोटाला इन लोगों ने करा है, ये सब तो चर्चा है। कैसा घोटाला? आज एक बार फिर उस घोटाले की बात कर लीजिए, कैसा घोटाला? बिल्कुल 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 होनी चाहिए। आपने वोट चोरी करी है, इस चीज के ऊपर आप मानिए। 12 से 6 बजे तक की जो काउंटिंग रिपोर्ट है वो आप क्यों नहीं ले रहे? क्यों आपने वहां से हमारे लोगों को भगाया? क्यों वहां से डंडा मार के भगाया? क्यों सेंट्रल फोर्स को अंदर रखा था आपने? राज्य कर्मचारी क्यों नहीं फाल्टा थे? सीट पे आप जो बता हुआ दीजिए, था, राज्य कर्मचारी- फाल्टा सीट पे बीजेपी के जो चुनाव चिन्ह था उसमें जो टेप लगा हुआ था, वो जो हुआ था उसका भी जिक्र कर लेते हैं। 15 साल से जो लगातार ममता बनर्जी जीतती आ रही थी, 15 साल से लगातार वहां पर टीएमसी का राज था। 2021 में भी भाजपा जो थी उतनी ही मजबूत थी, तब तो नहीं हुआ, तब तो वहां पर आराम से ममता बनर्जी जीती और सरकार बनाई अपनी। बड़ी अजीब बात है कि टेप कौन लगा देगा जिसमें सेंट्रल फोर्स चुनाव करा रही है, वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद तभी तो वहां रीवोटिंग हुई, तभी तो वहां फिर से वोटिंग हुई, तभी तो वहां फिर से वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने ये स्टेप लिया था ना, समझिए। श्रद्धा जी, अच्छा एक चीज बताइए, फाल्टा में चुनाव अभी दोबारा से वोटिंग हुई है, वहां पे बैलेट पेपर में हम लोग क्यों जीते हैं? अगर पब्लिक ने हमें हराना था तो बैलेट पेपर में भी हमें हराती, बैलेट पेपर में हम लोग क्यों जीते हैं? आप बता दिए, बैलेट पेपर में टीएमसी जीती है। आपकी सरकार भी 2011 में आपकी सरकार पहली बार पश्चिम बंगाल में जब आई थी तब ईवीएम चुनाव हुए हैं, तीनों बार चुनाव ईवीएम से हुए और आपकी सरकार बनी है। तीनों बार आपकी सरकार जब बनी है ईवीएम से ही चुनाव हुए सर, उसको क्यों अस्वीकार कर देते हैं? नहीं, ये तो कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा गप वाली जो सिचुएशन विपक्ष ने अपना रखी है कि जब हम हार जाएंगे तो हम कभी ईवीएम को दोष दे देंगे। अब एसआईआर भी आ गया उस लिस्ट में, लेकिन जब हम जीतेंगे तो उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। तमिलनाडु को लेकर विपक्ष ने कोई बात नहीं की, केरल को लेकर विपक्ष ने कोई बात नहीं की, लेकिन बंगाल में और असम को लेकर हाय तौबा, ये ऐसा नहीं लगता कि अब थोड़ा चेंज करना चाहिए स्ट्रेटेजी को? श्रद्धा जी, देखिए यही तो स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी। अगर तमिलनाडु में भी ये लोग जीत जाते तो ये देखिए, ये कहते देखा हम लोग वहां पे भी जीत गए, हम लोग वहां पे भी जीत गए। ईवीएम में है, अगर आपको इतना ही है तो आप ईवीएम हटा करके आप चुनाव करा लीजिए। अगर इतना ही था मोदी जी, अरे तो उस हिसाब से तो पूरे विपक्ष को चुनाव का ही बहिष्कार कर देना चाहिए। अगर इतना विपक्ष इतना इसको मानता है। श्रद्धा जी आप बता दिए, पंजाब नगर निगम में क्या हुआ? नगर निगम चुनाव में क्या हुआ? ईवीएम से हुआ था, बैलेट से हुआ था चुनाव। कहां पे रही बीजेपी, कहां पे रही कांग्रेस, कहां पे रही आम आदमी पार्टी? सबके सामने हम तो कह रहे हैं आप करा लीजिए, आप करा लीजिए चुनाव। ईवीएम हटा करके बैलेट से करा लीजिए। हम तो तैयार है, पूरा देश तैयार है। मतलब हम वापस जाएं, हम अगर नई टेक्नोलॉजी में पहुंचे हैं तो हम वापस जाएं, पीछे जाएं हम, है ना? हम पुरानी परिपाटी चलते हैं और अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो फिर क्या करें? प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं श्रद्धा मेरा ये कहना है, देखिए हारे को हरिनाम। देखिए मेरी बात सुनिए सुमित जी, मैं कह रहा हूँ 2011 में जब आपकी पार्टी ईवीएम से चुनाव हो रहा है क्या? जहाँ पे ईवीएम बनी थी वहां पे ईवीएम से चुनाव हो रहा है क्या? किस कंट्री में, किस विदेश कंट्री में पश्चिम बंगाल में जब आपकी सरकार आई थी तो उसको रद्द करवा देते ना। 2011 में जब आपकी सरकार जीत करके आई है। अरे प्रभु जी वहां पे भी नहीं होता, अमेरिका तक में नहीं होता, बैन कर दिया गया है। आप हटा दीजिए, हम तो कह रहे हैं। तो इस बार जो आपके 294 में से 80 विधायक जीत करके आए हैं तो आप इस्तीफा दिलवा दीजिए कि हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं।
अब ईवीएम, अभी श्रद्धा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, दुनिया आगे बढ़ रही है। एसआईआर का काम पूरे भारतवर्ष में अच्छे से चला, एक साथ 12 राज्यों में चला, कहीं कोई आवाज नहीं उठी, एसआईआर का काम, एसआईआर का काम, प्रकाश नहीं नहीं, दो नाम सेलेक्ट कर लिए, SIR ईवीएम का और काम। अब एसआईआर और ये स्ट्रेटजी। क्या हम वापस जाएं? इतनी प्रगति करने के बाद, एक एक सीढ़ी चढ़ने के बाद, हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में आगे बढ़े हैं ताकि समय को बचाया जा सके, चीजें कन्वीनियंट हो सके, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे हम वापस जाएं। श्रद्धा जी देखिए, हम लोग विदेश की तो नीतियां अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, सारी चीजें विदेश की विदेश में ये काम अच्छा हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही, सारी चीजें आ रही, पर क्या विदेश में आज भी क्या ईवीएम से वोटिंग हो रही है? क्या अभी अमेरिका में चुनाव हुए थे तो क्या उसमें वो वोटिंग ईवीएम से हुई थी? क्या नहीं हुई थी। अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, मोबाइल से होता है, आप लेकर के आइए, ईवीएम हटाइए, ईवीएम से हैक होता है। हम तो आज भी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री तो जी फिर का चुनाव को ही बड़ा रद्द कर देना चाहिए था ना, 2021 को भी बोल देना चाहिए था कि ईवीएम से हुआ है, हम नहीं मान रहे इसको। 2021 में भी, और जो प्रकाश जी ने जिक्र किया कि इस बार जो 80 विधायक जीत के आए हैं आपको, तब भी इसका बहिष्कार करना चाहिए था। ममता बनर्जी ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन दिया, थक हार कर उनको वो नहीं आ सकी ना सत्ता में, ये तो सच है प्रकाश जी। देखिए श्रद्धा जी, मैं कहना चाहता हूँ, लोगों ने हरियाणा में देखा है, चंडीगढ़ में देखा है, ईवीएम है कोई है, ईवीएम है कोई, चंडीगढ़ में देखा है, हरियाणा में देखा है। श्रद्धा जी, मेरे मित्र सुमित जी जो ईवीएम को बात कर रहे हैं पुराने जमाने में ले जाने की, आज के तारीख, देखिए सीधी सी बात यह है कि जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 में बनते हैं, उसके पहले कांग्रेस की सरकार रहती है, उस समय भी ईवीएम से चुनाव होते हैं, और उस समय जितनी सीटें आई हैं, और अभी पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उनकी सीटें आई, आप कल्पना करें पहले चुनाव से तीसरे चुनाव में उनकी सीटें कम आई हैं। उसके बावजूद उन्होंने ईवीएम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। ईवीएम पर इल्जाम लगाना झूठी बातें हैं, गलत बातें हैं। आप अमेरिका की बात करते हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो कहां भारत, कहां अमेरिका, ये काम हो सकता है क्या? और आज जो श्रद्धा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, इसकी वजह से एसआईआर का काम इतने तेजी के साथ संपन्न हुआ है। आज पुरानी पद्धति पे काम चलता तो साल के साल लग जाते। अब मैं सुमित जी के दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, आप बात कर रहे हैं प्रकाश भाई, आप बात कर रहे हैं एसआईआर में जो 27 लाख वोट अभी भी रह गया, ट्रिब्यूनल कोर्ट में पड़ा हुआ है, जिन्होंने वोट नहीं डाला, आपने वोटिंग करा ली। ये कौन से देश में हम लोग चल रहे हैं? 27 लाख, मेरी बात सुनिए, एक वोट नहीं, कुल मिलाकर बात को मान लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने सुमित जी। मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है ना, हमारी और आपकी सोच जहां खत्म होती है, वहां से उनकी सोच शुरू होती है। उनको इस बात की चिंता होती है, और अगर ये पता चलता कि 27 लाख वोटों की वजह से सरकार बदल जा सकती थी, तो वो ऐसा निर्णय नहीं करते। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? और आपने अभी एक मिनट, आपने अपने सुमित भाई बोलने दीजिए ना, आपकी बात का मैं थोड़ा सा विनम्रता से मैं जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि बीजेपी जो है वो विधायकों को खरीद रही है, आपने महाराष्ट्र का हवाला दे दिया। मुझे बताएं कि पिछली बार तो आपको बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में तृणमूल की सरकार बनी थी पश्चिम बंगाल में, फिर और बीजेपी के केवल 77 एमएलए आए थे, उसमें से भी आपको 12-13 एमएलए को खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आपके तो बहुमत के प्रचंड बहुमत था, आपके पास तो 215 विधायक थे, उसके बावजूद आपने अभी भी टीएमसी को ना बहुत सोचने समझने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है, मंथन की जरूरत है कि जो हुआ क्यों हुआ। तभी मुझे लगता है कि 5 साल बाद कोई उम्मीद जगेगी। अगर अभी भी इसी उसमें रहेगी कि सारा जो कुछ हुआ उसको थोप देवे सत्ता पर, बीजेपी पर, तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। इस पे सोचने की जरूरत है। समय फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा है। सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, साथी प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस को अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।